26 अक्टूबर के करंट अफेयर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर और यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, ये हमारे दो नंबर्स हैं, ऑफिशियल नंबर्स 8564880530, 9696060608 पे। इन पे आप कॉल करके हमारे पेड को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स देखिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, किलोग्राम, सब कुछ है। ठीक, बस आप लोग को जो है अपना यहाँ पे सर्च करना है, ओडी करंट अफेयर सर्च करिए, studyforcivil.services सर्च करिए और इन चैनल्स को ज्वाइन करिए। इसमें सारे नोटिफिकेशन हमारी तरफ से वीडियोस के सब कुछ आप लोग को मिल जाते हैं। पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री मिलती है। ठीक, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं कई सारे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और प्रीलिम्स और मेंस में पूछा सकते हैं, वो ये वाले हैं। पहला है सक्षम सेंटर्स। ठीक, ये दीनदयाल उपाध्याय आपका अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो इससे आजीविका जो मिशन है इससे संबंधित क्या है सक्षम सेंटर, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा है कि नेदरलैंड्स भी भारत में अपना नेवल लाइजन ऑफिसर बनाना चाहता है, नौसेना संपर्क अधिकारी, उसके बारे में देखेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीवन प्रत्याशा है भारत में, वो 2 साल से गिर गई है कोविड की वजह से, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आर्थिक गलियारा, इससे संबंधित क्या आ रहा है न्यूज़ में, कई बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बेल्ट एंड रोड, लेकिन फिर भी न्यूज़ में क्या है और उसकी जानकारी लेंगे, साथ ही साथ रिवीजन भी करेंगे इसका। कोविड-19 की वैक्सीन जो है यंगर चिल्ड्रंस के लिए जो है आपका अलाउ करने वाली है इंडिया, तो वो कौन सी है वो भी देखेंगे। और अगर ये अलाउ करता है भारत, तो भारत ही एक ऐसा देश हो जाएगा जिसके पास सारी एज ग्रुप के लिए जो है वैक्सीन्स जो है मुहैया कराने वाला बन जाएगा। ठीक, और रेयर इवेंट रिकॉर्ड हुआ वाइट डॉर्फ स्टार पे। एक वाइट डॉर्फ स्टार होते हैं, स्टार में कई सारे तारों में कई सारे स्टार होते हैं, तो एक जो है ब्लैक होल भी होता है, वाइट डॉर्फ स्टार होता है। तो उसी तरीके से ये वाइट डॉर्फ स्टार में एक रेयर दुर्लभ घटना घटी कि ये जैसे बल्ब होता ना, स्विच ऑन हो रहा स्विच ऑफ हो रहा, वैसा ये स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा था। पहले भी होता था लेकिन अब जल्दी जल्दी हो रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है ये भी देखेंगे। G7 की डिजिटल व्यापार सिद्धांत, G7 जो कंट्रीज हैं बड़ी बड़ी, इसमें इंडिया नहीं है। हालांकि 2021 में एक गेस्ट के रूप में इंडिया को बुलाया गया था, तो उन्होंने G7 कंट्रीज ने डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स बनाए हैं, देखेंगे क्या है। और ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, गैप रिपोर्ट क्या चीज़ है, किसने निकाली, क्या इसमें देखा गया है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि सक्षम सेंटर जो दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत है, वो जो है आपके यहाँ पे संदर्भ यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा ये चल रहा है ना, 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, तो कई सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो उसी में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 152 सेंटर, कौन से, सक्षम वाले, जिनका काम, ध्यान से सुनिए, जिनका काम है वित्तीय साक्षरता और सर्विस डिलीवरी करना, फाइनेंशियल से संबंधित भी जो है सर्विस डिलीवरी करना। ठीक, कि उनको लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको पहले तो जो है वित्तीय फाइनेंशियल लिटरेसी उनको दो, लिटरेट बनाओ, और फाइनेंशियल संबंधित कोई अगर जैसे क्रेडिट है, लोन लेना है, ये सारी चीज़ें भी उनको सर्विसेज दिलाने में भी मदद करेंगे ये सक्षम सेंटर। ये 77 डिस्ट्रिक्ट में आपका चालू किए गए हैं, 13 स्टेट्स में आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन जो है इसके अंतर्गत। अच्छा, ये पूरा जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, ध्यान रखना। ये वाला मिशन जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या फिर आजीविका मिशन, ये मिनिस्ट्री जो ग्रामीण मंत्रालय उसके अंतर्गत है। अब पूरी बात समझ में आ गई, बस यही चीज़ में बताई गई है। मैं इसको दूसरे तरीके से आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए, अब आप लोग को मालूम है कि आजीविका मिशन के अंतर्गत होता है स्वयं सहायता समूह, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में कई सारी महिलाएं हैं, कई सारे लोग हैं, आते हैं, जुड़ते हैं, फिर लोन वोन लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके पास साक्षरता नहीं होती है लोन और ये वित्तीय संबंधित, तो वित्तीय संबंधित साक्षरता नहीं, अगर होती भी है तो उसके बाद उनको कई सारी कठिनाइयों का जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, ये तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अब इस चीज़ को जो है सॉल्व करने के लिए सरकार की तरफ से नया सेंटर बनाया गया, उनका नाम सक्षम सेंटर है। तो बस सक्षम सेंटर याद रखना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का है, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट की है ये, और कहाँ कहाँ खोले गए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ करता है वो इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद करेगी। ठीक, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है कि आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो होते हैं, उस लेवल पे जो है
ये मैनेज किए जाएंगे और हेल्प किसकी हेल्प के द्वारा? ट्रेंड कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा। अब जो लोग इस सेंटर के अंतर्गत हैं, ठीक है, जो लोग सेंटर के अंतर्गत हैं, जो लोग ट्रेनिंग, जो लोग बताएंगे, वित्तीय साक्षरता बनाएंगे, उनको वो भी तो ट्रेंड होने चाहिए था ना, तो उनका नाम है ट्रेंड कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स। ठीक, अब जो ये लोग हैं आपके, जो ये ट्रेंड कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स हैं, इन लोग को भी तो कहीं ट्रेनिंग मिली होगी। इनको भी 6 दिन की ट्रेनिंग, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग मिली हुई है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रसेती में लीड बैंक के द्वारा दी गई है डिस्ट्रिक्ट में। लीड बैंक क्या होता है, कमेंट करके बताइए। ठीक, बाकी ये सारी चीज़ें सेम वही है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आया है, फाइनेंशियल लिटरेसी देगा, सक्षम सेंटर बनाए गए हैं, ट्रेंड लोग दे रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आपको मालूम है, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है, और ये जो जून 2011 में चालू हुआ था, किस नाम से? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार। ठीक है, आप मतलब कहीं पे आके रोजगार कर नहीं रहे हो, खुद से रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बना रहे हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, बनाकर। तो एसएचजी सबसे ज्यादा इसमें होता है, स्वयं सहायता समूह बनाकर, और इसमें लाइवलीहुड और ऐसा चीज बनाते हैं। 2015 में इसका नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया गया था। पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, पुअर हाउस होल्ड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाना है, वो सारी चीज़ें जो है ये मतलब वैसी जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वैसे ही है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, एक्चुअली नीदरलैंड ये चाहता है कि भारत में एक आपका ये है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन। देखिए, भारत का जो इंडियन ओशियन रीजन है आपका, अरब सागर इधर हो गया, अरेबियन सी इधर हो गया, और बे ऑफ बंगाल इधर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो जो है ओशियन को जोड़ता है। ठीक, आपका अफ्रीका को जो है आपका इधर जोड़ता है, अफ्रीका को एशिया, एशिया से इधर आपका एशिया पैसिफिक जोड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडियन ओशियन रीजन। ठीक, तो इस रीजन में अभी फिलहाल हाल फिलहाल में क्या है कि भाई साहब जो क्वाड वाले हैं, याद आ रहा ना क्वाड? क्वाड कौन सा? इंडिया, यूएसए, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग तो ऑलरेडी हैं। और ये जो आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन, अब जो इंडियन ओशियन रीजन है उसमें आपका जो भी इंफॉर्मेशन कई सारी होती हैं उसको जोड़कर, और जो भी कंट्रीज इधर इसमें रहती हैं उनसे मदद करते हुए सबको जो है इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है, ली जाती है, ताकि जो है ये इंडियन ओशियन रीजन सुरक्षित रह सके। तो इंडिया का बड़ा रोल है इसमें। और साथ ही साथ और भी जो बड़े बड़े, जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्वाड मेंबर्स हो गए, और भी हैं, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो इसी में ही अब नेदरलैंड्स भी चाहता है कि भाई साहब हम भी अपना एक नेवल लाइजन ऑफिसर, ठीक है, संपर्क अधिकारी आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन वाले में रखना चाहते हैं, ताकि वो भी इंडियन ओशियन रीजन के बारे में परिपक्व रह सके, हमारे जैसे और भी जो कंट्रीज हैं क्वाड जैसे, उनके साथ में रहें, ताकि जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी में ये भी कुछ ना कुछ मदद कर सकें और जान सकें। ठीक, तो यहाँ पे ये इच्छा किसने जाहिर की है? नेदरलैंड जाहिर की है। ठीक, अच्छा, ये इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव में है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए तो और कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं लाइजन ऑफिसर जिन्होंने रखा हुआ है FCOIR में? वो है फ्रांस, यूके, बाकी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए तो है, सिंगापुर भी है। सेकेंड फेज अभी अब हुआ था क्वाड मालाबार एक्सरसाइज का। क्वाड की मालाबार नेवल एक्सरसाइज भी होती है ना, बे ऑफ बंगाल में हुई थी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये भी अब नेदरलैंड्स को भी लग रहा है कि भैया हम भी आ जाएं यार इसमें। ये वाली बात है, इसकी मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग में हमेशा कराता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को करना चाहिए। क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए तो समझ जाइए, क्वेश्चंस मैपिंग से जरूर आएंगे। नॉर्थ सी से जुड़ा हुआ है, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी कंट्री से भी ये यहाँ पे जो है टच होता है। ठीक, यही बोला है किसने कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए मालाबार में, लेकिन हम भी लेसन्स लर्न करना चाहते हैं, वही सब बोल बचन वाली बातें हैं। और IFC IOR जो है 2018 में सेटअप हुआ था। जो भी क्षेत्रीय कंट्रियां हैं वो मैरीटाइम, समुद्री जो भी इश्यूज हैं, रीजनल रिपोजिटरी मैरीटाइम डेटा बनाते हैं। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। 20 पार्टनर कंट्रीज हैं, पूरे मल्टीनेशनल एजेंसी भी हैं पूरे दुनिया से। और इसमें यही है कि जो समुद्री जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना है, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करना है, और जो भी अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन की कोलैबोरेट करके इस डेटा को आप आ सकती है उसको बनाए रखना है। अब इसमें जो है पायरेसी का एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है ना, इंडियन ओशन में, उसमें मदद करता है कि पायरेसी ना हो सके। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में उसको भी
कम करने में मदद करता है IFC IOR सेंटर। ठीक, तो ये वाली बात हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि कोविड के कारण भारत में जीवन प्रत्याशा 2 वर्ष की गिरावट देखी गई है। ठीक, अब भैया कोविड आया, कोविड आने की वजह से क्या हुआ, कई लोग तो मर गए और कई लोग जो बचे हुए हैं उनके जो, अब देखो होता क्या है, जीवन प्रत्याशा हम कैसे नापते हैं, जब बच्चा पैदा हो रहा है उस समय जो भी मॉर्टेलिटी रेट है, ठीक, जो मृत्यु दर है, उसके अनुसार इसका निकाला जाता है कि कितने साल तक ये जी सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की, बच्चा हो, कोई मतलब नहीं है, मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से होता है। अब भैया पिछले 2 साल में आपने ये देखा कि बहुत ज़्यादा मृत्यु दर क्या हुई, बढ़ी कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे जो अब बच्चा पैदा हो रहा है, मृत्यु दर बढ़ी हुई है, तो क्या होगी, इसकी जीवन प्रत्याशा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आसान, ठीक, क्यों भी डरते हो यार, कुछ भी डरना नहीं है, शांति से मन को शांत करते हुए मेडिटेट किया करो 5-10 मिनट और समझना है। ठीक, मेरे साथ बस बैठो चुपचाप, जो एग्जाम्पल सर बताता हूँ कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज है, स्कीम को जैसे मैंने आप लोग बताया ना, सक्षम सेंटर खोला गया, तो उससे उल्टा मत चलो कि किसको दिया जा रहा है, जिसको जरूरत है उसकी कंडीशन दिमाग में सोचो और फिर देखो इसको जरूरत है भैया सक्षम सेक्टर की, इसलिए ये आया है, तो ऐसे याद रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने कोविड पेंडेमिक की वजह से इन्होंने बताया है कि ये कौन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, उन्होंने बोला कि भैया मृत्यु दर बढ़ गई, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो 2 साल से घट गई है, बस इतना इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक, दोनों की ही घटी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाहे मेन हो चाहे वीमेन हो। और जो है ये IIPS के प्रोफेसर सूर्यकांत यादव, इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है, और मोर्टेलिटी रेट जो कोविड की 19 की वजह से बढ़ी है उसकी वजह से ही हो रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2019 में देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा 69.5 साल थी मेन की और 72 साल थी वीमेन की। वीमेन ज़्यादा जीती हैं मेन से, ध्यान रखना हमेशा, और मतलब ये जनरल पैटर्न है, और ये घटकर इतनी हो गई है, ठीक, 2020 में। और बस ये इसमें मेन चीज़ है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो मैंने आपको पहले बता दिया। इफेक्ट ऑफ एपिडेमिक ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा पर महामारी का प्रभाव, उन्होंने बताया कि जैसे पहले भी ये देखा गया है कि जब भी महामारी होती है तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे जरूर न जरूर जो है प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखा गया था पहले भी HIV एड्स के दौरान अफ्रीकन नेशंस में, और जब जो है एपिडेमिक जो है HIV एड्स का आया था वहाँ पे भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन, अरे नहीं, ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। देखो पाकिस्तान वो जो है क्या कहते हैं, वो एक बंदा है या कंट्री है जिसको जो पैसा देता है उसी की वो बोलने लगता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको लोगों को पता है कि पाकिस्तान से और ये जो है भारत का ये बल्टिस्तान गिलगिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट पे ये निकलता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक, तो इंडिया इसको अपोज करता है कि भैया ये भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, और जो ऐसा एरिया है जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है, गिल्टिस्तान और ये बल्टिस्तान वाला, तो वहां से निकल रहा है, चाइना भी इसमें निकाल रहा है। चाइना का ये नेशनल प्रोग्राम है यार, उसको समझना चाहिए उसने क्यों निकाल रहा है ये। ठीक, तो इसीलिए जो भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो है नहीं अपनाता है, नहीं मानता है। ठीक, भूटान भी नहीं मानता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये यहाँ से निकल रहा तो पाकिस्तान को तो भैया अभी वैसे ही भिखारी देश है, तो उसको जो है अभी चाइना की चाउमीन बहुत पसंद आ रही है, तो वो जो है चाइना की तरफ आ गया, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए, खुद से तो कुछ कमाना नहीं है। तो ये ग्वादर पोर्ट है, अरेबियन सी में आता है, ये उतरता है। तो अब यहाँ से चाइना को फ़ायदा ये कि ये आराम से ऑयल जो है यहाँ से आराम से इम्पोर्ट कर लेगा। ठीक, और बाकी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा जो रास्ते में उनको नौकर वोकर चाहिए होंगे पाकिस्तानियों को रख लेंगे वो। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हैं। और इसमें जो है सिर्फ रोड ही नहीं है, इसमें रेलवे भी है, रोड भी है और पाइपलाइन भी है। पाइपलाइन समझ लो ना, ऑयल। ठीक, और बाकी जो है ट्रेन से जाए चाहे रोड से जाए। तो ये इकोनॉमिक लाइफलाइन है। पाकिस्तान ने कहा कि देखो ऐसा है, ये यूनाइटेड स्टेट हमारा जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है ख़त्म करना चाह रहा है, और हम ये इसको चाहता नहीं है कि ये पूरा हो सके। अब देखो पाकिस्तान अभी यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ बोल रहा है क्योंकि चाउमीन पसंद आ रही है चाइना की उसको, लेकिन पहले ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स का बर्गर पसंद करता था। ठीक है ना, जब वहाँ से पैसे उनको मिलते थे, जब तक ये लादेन वाला जब अटैक नहीं हुआ 2000 में, उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स से जो खूब ये पैसा लेते रहते तब उसकी बर्गर की बात सब बोलते थे। तो ये वाली चीज़ है, बस इन्होंने अभी यही कहा है 7 लार्जेस्ट
पाकिस्तान का देखो, चाइना जो ओवरसीज डेवलपमेंट कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, उसमें 7वां सबसे बड़ा रेसिपिएंट है पाकिस्तान, जिसमें उसको जो है $27.3 बिलियन दिए जा रहे हैं। 71 प्रोजेक्ट है। ठीक, ये ऐसे जा रहा है आपका चाइना का। देखिए इंडिया का ये हिस्सा जो है ये इसके थ्रू होके जा रहा है, ये ग्वादर पोर्ट में जाके निकलेगा। ठीक, कराची अलग पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट में निकलेगा। ये भी बलूचिस्तान का एरिया में जाके आ रहा है। ठीक, वहाँ के लोग भी इससे खुश नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पर उसको दबाए हुआ है। और चाइना ने ये जो है चालू किया था ये वाला CPEC 2015 में। 71 वही सारी चीज़ें हैं, और इसमें पाइपलाइन, रेलवे और हाईवे सब कुछ मिला के 3000 किलोमीटर लंबा है ये। ठीक, तो ये यहाँ पे इंडिया क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है, क्योंकि संप्रभुता का सवाल है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि छोटे बच्चों में कोविड-19 का टीका, कोविड-19 वैक्सीन यंगर चिल्ड्रंस में भी। अब संदर्भ ये है कि गवर्नमेंट की जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है जो रिकमेंड करना चाहती है ग्रांट ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ठीक, कोवैक्सीन को आप लोगों ने सुना होगा, इधर पीछे कई लोग तो काउंटर पे पहुंच भी गए अपने बच्चों के लिए कि वो लेने के लिए। कोवैक्सीन को 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जो है टीका लगाने की अनुमति देने पर बात चल रही है। ठीक, तो गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसने रिकमेंड किया है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया जाए कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक की है, 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भी। तो ये जल्द ही आपको जो है मार्केट में दिख जाएगी। ठीक, तो देखो कोवैक्सीन वैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये इनएक्टिवेटेड है, इसमें किल्ड वायरस का है। ठीक, लाइव एटेन्यूएटेड कौन सी है, जो कोविशील्ड वाली है। ठीक है ना। डीएनए वैक्सीन बताइए कौन सी एकमात्र वैक्सीन है जो डीएनए वैक्सीन है इस समय WHO के द्वारा उसको वो दिया गया है इमरजेंसी यूज वाला, वो बताइएगा। ठीक, जो SEC की रिकमेंडेशन है किसको, DGCI को, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। तो अब बस मतलब एक स्टेप दूर है खाली कि वैक्सीन चिल्ड्रंस को भी मिलने लगेगी। और जो है यहाँ पर ये 25 करोड़ बेनिफिशियरी बच्चे हैं हमारे यहाँ जिनको वैक्सीनेशन के अम्ब्रेला के अंतर्गत अब वो भी आ जाएंगे। 25 करोड़ बच्चे हैं यार हमारे पास, सोचो। तो ये वाली चीज़ है। और इंडिया में वही है, फाइजर बना रहा है, ये सब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कोवैक्सीन कर रहा है। कौन से टाइप की है, जैसे मैंने आप लोगों को देखो पहले चीज़ें मैं छोड़ता था, लेकिन मैं आप लोगों को बताता था कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट वो पढ़ो, वहीं से ही क्वेश्चन बनता है, वहीं से ही आता है। ठीक, ये एक्सपीरियंस है। वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वही वो लोग सुन के क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस है जो दिखता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को देखो यार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ठीक है ना। आप गूगल कर लो यार, सारी चीज़ें या तो गूगल के बराबर आपकी नॉलेज हो जानी चाहिए, और या फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है और क्या सिर्फ पढ़ना है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, पूरा क्यों पढ़ रहे हो यार। यू कैनॉट मैच गूगल ना, गूगल को मैच नहीं कर सकते। जो एग्जाम लेने वाले हैं उनको पता है, तो इसलिए वो लोग भी उसी हिसाब से करते हैं। जैसे यूपी PCS में रामसार साइट से संबंधित एक उन्होंने पूछा लेक पे क्वेश्चन, और एक उन्होंने पूछा यूपी में से बताइए कौन कौन सी जो है साइट्स जो है रामसार में नहीं। रामसार साइट सबसे बड़ी, यूपी सबसे बड़ा हो गया था, 8 रामसार साइट्स हो गई। तो एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली बन रहा था वो आ गया, दूसरा उन्होंने लेक से पूछ लिया कि बताओ सबसे बड़ा सैलाइन लेक कौन सी है। तो सलाइन लेक, अगर कई लोग कंफ्यूज हैं सर चिलिका होनी चाहिए, कई लोग कह रहे हैं सांभर लेक होनी चाहिए। अरे यार, चिलिका लेक जो है एशिया में सेकंड लार्जेस्ट है, तो इंडिया में तो होगी ही फर्स्ट यार। सांभर लेक इनलैंड मतलब भारत के अंदर सबसे बड़ी सैलाइन लेक है। ठीक, आपका चिलिका लेक तो जो है समुद्र बे ऑफ बंगाल जुड़ी हुई है इसलिए जो है, लेकिन फिर भी लार्जेस्ट लेक सलाइन लेक कौन सी होगी, चिलिका ही लेक होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप लोगों को करंट अफेयर्स से ही जोड़ के सब वो क्वेश्चन पूछे बनाएगा। ठीक है ना। करंट अफेयर अगर नहीं किसी को, और जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं अगर उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हो तो फिर भैया खोदते रहो, चाहे कितना बड़ा गड्ढा हो जाए वहां से निकले कुछ नहीं। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाइट डॉर्फ स्टार जो होता है उसमें एक दुर्लभ घटना देखने को मिली कि वो बल्ब की तरह ऑन ऑफ हो रहा था। देखो पहले भी ऑन ऑफ होता था, लेकिन अब की बार जो ये ऑन ऑफ हो रहा था, ये हो रहा था सिर्फ 30 मिनट के अंतराल पे। ठीक, और ये व्हाइट डॉर्फ जो है आपका हमारा हमसे कितनी दूर है, 1400 लाइट ईयर्स दूर है। 1400 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स क्या होता है कमेंट करके बताइए। लाइट ईयर मतलब क्यों बोला जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कहीं पे कि लाइट ईयर में ही क्यों नापते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था ना एक एग्जाम में। तो लाइट ईयर क्यों है ये बताइए, क्या होता है इसके बारे में बताइए कमेंट करके। अच्छा, ये व्हाइट डॉर्फ स्टार है कहाँ पे, नासा का एक प्रोग्राम है टेस, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे। ठीक, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम से
सौर मंडल से जो एक्सोप्लैनेट, उसके बाहर जो प्लैनेट्स हैं ट्रांजिट हो रहे हैं, उनको देखता है। कौन सा? ये सैटेलाइट, टेस्ट सैटेलाइट नासा का है ये। इसने ये ऑब्जर्व किया फिनोमिना व्हाइट डॉर्फ का, जो कि एक बाइनरी सिस्टम में है। ठीक, व्हाइट डॉर्फ एक बाइनरी सिस्टम है जिसको TW पिक्टोरियस बोल रहे हैं, पिक्टोरिस बोल रहे हैं, TW पिक्टोरिस बोल रहे हैं। बाइनरी सिस्टम समझते हो? मतलब एक स्टार है और एक व्हाइट डॉर्फ स्टार है। ठीक, ये एक दूसरे को वो कर रहे हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द नाच रहे हैं, समझो, एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ये बाइनरी सिस्टम, दो हो गए ना, तो बाइनरी सिस्टम है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो आपका स्टार है, उस स्टार से कुछ जो मटेरियल है आपका वो ट्रांसफर होता रहता है आपका आपका व्हाइट डॉर्फ स्टार पे। जब भी ट्रांसफर होता है तब ये चमकने लगता है, और वही चमक जो है हमें दिखाई देती है चमकते हुए, जो है आपका जैसे जैसे बल्ब की तरह जल रहा हो, बुझ रहा हो। पहले ये काफी टाइम लेता था, लेकिन इस बार खाली 30 मिनट में ही ये हो रहा है। ठीक ठीक, तो मतलब इतना ही समझना है आपको। जब जब ये यहाँ से कुछ मटेरियल ट्रांसफर करता है एक दूसरे, तो जब व्हाइट डॉर्फ स्टार पहुंचता तो ये जलता बुझता टाइप से है, ठीक है ना, तो ये चमकने लगता है, ये वाली चीज है। और जब नहीं होता तो बुझ जाता। लेकिन अभी ये तेजी से हो रहा था, इसलिए ये न्यूज में स्विच ऑन ऑफ हो रहा था बल्ब की तरीके से। व्हाइट डॉर्फ जो है की फीडिंग द एक्रीशन डिस्क, सिंक जितना इतना जो है धीरे धीरे क्लोज होता रहता है, वैसे बुझ जाता है, बस। इससे ज्यादा और इसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अबाउट 1-2 मंथ में ये होता था पहले, लेकिन अब जो है ये काफी जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक, 30 मिनट में। वाई इज दिस फाइंडिंग सो इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो हमें बाइनरी सिस्टम के बारे में पता चल रहा है, दूसरा हमें ये पता चलेगा कि जो ये अभिवृद्धि के पीछे भौतिकी को समझने में, मतलब जो फिजिक्स है, जो आपका ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बीच में जो फीड करते हैं मटेरियल एक दूसरे में, क्योंकि ब्लैक होल क्या होता है, आसपास जो भी चीजें आती हैं अपने अंदर ये समेट लेता है। ठीक, तो ये फीड करते हैं नियर बाय स्टार्स को, खाता है ब्लैक होल एक तरीके से। तो न्यूट्रॉन स्टार जो है, तो इनके पीछे क्या फिजिक्स है, इसको समझने में हमें आसानी होगी। आपका जो ये TW पिक्टोरिस है, इसमें जो स्टार और WDS था, व्हाइट डॉर्फ स्टार, इन दोनों के बीच में जो मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है एक्रीशन डिस्क की वजह से, तो वो कैसे फीड होता है, क्या उसके पीछे फिजिक्स है, ये समझेंगे हम। अगर यहाँ से समझ गए तो हम इसको ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार में भी लगा के समझ सकते हैं। तो ये हमको हेल्प मिलने वाली। टेस्ट सैटेलाइट है, इसका फुल फॉर्म याद रखना, नासा का है, और TW पिक्टोरियस पे ये देखा गया है, व्हाइट डॉर्फ स्टार है। ये कुछ चीजें मैंने बाद में जो आपको रिवाइज करके बताई, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला टॉपिक है वो है कि G7 ने डिजिटल व्यापार सिद्धांत बनाए हैं। G7 कंट्रीज वेल्दी नेशंस हैं दुनिया की, जिसमें इंडिया नहीं आता है, चाइना भी नहीं आता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो इनमें जो है आपका, इन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए हैं जहां पर क्रॉस बॉर्डर डेटा यूज होता है। जैसे गूगल जो है इंडिया में काम करता है, लेकिन डेटा सारा USA में ले जाता है, तो क्रॉस बॉर्डर डेटा यूज हो रहा है। या फिर इंडिया से डेटा जो है यूरोप में जा रहा है, या फिर डिजिटल ट्रेड हो रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनसे संबंधित कैसे क्या इसको विनियमित रेगुलेट करना है, इस प्रिंसिपल्स को जो बनाया है G7 ने, इसी को डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स या फिर डिजिटल व्यापार सिद्धांत बोला जा रहा है। ठीक, ट्रेड मिनिस्टर जो आपके 7 कंट्रीज के हैं, ये लंदन में अभी मिले और आपके डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल उन्होंने बनाए। और इसमें कंसर्न यहां पर यह था कि डोमेस्टिक पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। अलग अलग जगह डोमेस्टिक पॉलिसीज अलग अलग है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग पॉलिसी है। कोई डेटा इनक्रिप्ट किसी और तरीके से कर रहा है, कोई डेटा लोकलाइजेशन अलग तरीके से कर रहा है। तो अब क्या होता है कि कंपनी, देखो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कंट्रीज भी अलग अलग हैं, एक दूसरे से वो चाहते हैं कि डेटा जो इंपॉर्टेंट ना हो, सभी कोई कुछ रोक ले, वो भी ठीक नहीं है वैश्वीकरण के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो कुछ जो डेटा नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो वो उसका आदान प्रदान होता रहना चाहिए, तभी इंटरनेट ग्लोबल है। अदरवाइज क्या होगा, इंटरनेट बिल्कुल आपके मोहल्ले तक सीमित हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज बनी रहे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बीच का रास्ता निकालते हुए सिद्धांत बनाए हैं, ताकि उसको विनियमित किया जा सके। डेटा को जो आना है वो आ सके, नहीं आना तो भैया ना करो। कोई अपनी बिल्कुल ही ब्लॉक कर ले रहा है, कोई बिल्कुल खुला रख रहा है, तो वो चीज नहीं होगी। G7 कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स होता है, इसको ऐसे लिखा करो, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, फिर कनाडा हो गया, फिर देखो ऐसे लिखो, जापान आ गया, जापान यहाँ लिख लो, जर्मनी आ गया, ठीक, ब्रिटेन आ गया, फिर फ्रांस आ गया, फिर इटली आ गया, ठीक है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा बचा, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस भी हो गया,
7 हो तो गए पूरे। तो देखो इस तरीके से आपको याद रहेगा, याद करने में आसानी होगी। ठीक, जापान एशिया से हो गया, ये आपका जो है यूरोप से हो गया, ब्रिटेन, ये जर्मनी, फ्रांस, इटली और कनाडा, यूएसए। ऐसे ही याद करो, ये छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत मैंने जो है वर्क करके निकाली है, इनको आप यूज़ करो, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि भैया बिलियंस ऑफ डॉलर्स और डिजिटल ट्रेड जो होता है उसको थोड़ा उदारीकरण बनाना है, ताकि डेटा जो है कोई क्लोज ना हो, डेटा सबके लिए यूज़ हो, ओपन अप्रोच रखा जाए सभी के लिए। और इसमें जो है डेटा फ्लो कैसे होना है, सेफ गार्ड वर्कर से कंज्यूमर, बिजनेस जितने भी हैं सबके बारे में, ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में भी सोचा गया है। G7 आप लोग को बता दें, जो कंट्रीज मैंने आप लोग बता दी, दुनिया की जीडीपी का 40% हिस्सा G7 कंट्रीज से होता है, पॉपुलेशन सिर्फ 10% है। 1975 में जो है ये चालू हुई थी, तब कनाडा नहीं था, कनाडा बाद में जोड़ दिया गया। और ये बनाया गया था ओपेक, जो ऑयल एंड ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, वो लोग जैसे आज की भी देखा होगा कि ये लोग तेल को रोक रहे हैं ताकि जो है तेल की कीमतें बढ़ें, और बढ़ें तो अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि कुछ ही ऐसी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, तो उनकी वजह से रिसेशन आ गया भैया, मंदी छा गई थी, तो G7 कंट्रीज बनाई गई। ठीक है, और ये जैसे कि नाटो है उसकी तरह नहीं है। ठीक, इनका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है G7 वालों का। ठीक, कोई लॉ नहीं बनाया गया, नाटो के लिए एक चार्टर बनाया गया है, कुछ बनाया गया, एक लॉ बनाए गए हैं, उसके हिसाब से G7 के लिए कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इनका कोई परमानेंट स्थायी सचिवालय भी नहीं है और ऑफिशियल मेंबर भी नहीं है। इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो 7 कंट्री में बारी बारी से जो है चलती रहती है। इस बार लंदन में हुई, तो मतलब किसके पास थी? यूके के पास थी, ब्रिटेन के पास। और इसकी जो प्रेसिडेंसी जो भी होस्ट करता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए मीटिंग्स को। इंडिया और G7 में आप लोग बताएं, G7 में इंडिया को 2021 में स्पेशल गेस्ट की तरह इन्वाइट किया गया था। इंडिया और चाइना बोलते हैं भैया ये बेकार ग्रुप है, इसमें जो है 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो दुनिया की हैं, इंडिया और चाइना, उनको नहीं रखा गया, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है नहीं है। लेकिन जगह चाइना को तो ये लोग नहीं बुलाएंगे, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा देश है, तो उसको यहाँ पे बुलाया जाता है स्पेशल गेस्ट की तरीके से। अगला जो टॉपिक है वो है कि वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है, किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर संबंधित है। एग्रीकल्चर की उत्पादकता मतलब आपने एक जगह पे, मान लीजिए एक जगह है, एक प्लॉट है, एक फार्म है, एक खेत है। ठीक, उस खेत में आपने एक समय, देखिए प्रोडक्टिविटी अगर आपको निकालना है तो आपके पास जगह होनी चाहिए और लिमिटेड टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए। उसमें मान लीजिए अगर आप पिछले साल तक 50 किलो गेहूं अगर कर रहे थे, तो इस साल अगर आपने सेम उसी एक प्लॉट में आपने फिक्स टाइम में अगर 100 किलो कर दिया, तो यहाँ पे उत्पादकता बढ़ी है। ठीक, तो उत्पादकता एक तरीके से रेट होता है। मान लीजिए आपने किसी से आप ये कह सकते हैं कि भैया किसी ने 1 किलो चावल से, मान लीजिए पहले मान लीजिए 2 कुछ बनाते थे, केक वेक बनाते थे। ठीक, अगर उसने उसी 1 किलो चावल से 5 बना दी तो उत्पादकता बढ़ी है। ठीक, रेट बढ़ गया, सेम मतलब इनपुट के द्वारा, सेम इनपुट से अगर आप आउटपुट आपका अगर बढ़ रहा है तो आपका उत्पादकता बढ़ी है। तो अब यहाँ पर ये रिपोर्ट आई, एग्रीकल्चर उत्पादकता की बात हो रही है वैश्विक लेवल पे। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो दुनिया की जो उत्पादकता है कृषि से संबंधित, वो नहीं ग्रो हो रही है उतनी तेजी से जितनी तेजी से फूड की डिमांड, मतलब लोग तो पैदा हो रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, खाना तो डिमांड में आ रहा है ना, उतनी तेजी से उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। इसका कारण है क्लाइमेट चेंज। और ये जो है रिपोर्ट रिलीज करी गई थी आपकी वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन के एनुअल कॉन्फ्रेंस पर, और इसमें डाटा जो ज़्यादातर लिया गया वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लिया गया। तो अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जो समृद्ध देश है, जो डेवलप्ड देश है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, वहां पे एग्रीकल्चर की जो उत्पादकता है वो घट रही है। लेकिन जैसे भारत है, ठीक, चाइना, यहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो हो सकता है कल को जो है दुनिया की ग्रैनरी, मतलब कि दुनिया की जो है सबसे ज्यादा अनाज भारत से निकले, भारत दुनिया को खाना खिलाए। ठीक है ना, तो इसीलिए किसानों पे ध्यान देना जरूरी है। लेकिन हम लोग अभी उल्टी दिशा में कुछ लग रहा है, इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया रहा है। तो यहाँ पे उत्पादकता हमारी बढ़ी है और समृद्ध देशों की घटी है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, अब देखो यहाँ पे उत्पादकता तो आप समझ गए, उसमें टोटल फैक्टर, उसमें ये सिर्फ अनाज फनाज यही नहीं, और जितने फैक्टर हो सकते हैं उन सबके सारे कारक, सारे फैक्टर्स को जोड़ते हुए जो प्रोडक्टिविटी है वो घटी है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है ग्लोबल लेवल पे। ठीक,
ग्लोबल लेवल पे। और इस तरीके से अगर हम रहते हैं तो 2050 तक हमें अपना फूड और बायो एनर्जी की जो ज़रूरत है वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे हमारी पॉपुलेशन की। और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में मैंने आप लोग बताया, सब कुछ लैंड, लेबर, फर्टिलाइजर, फीड, मशीनरी, लाइव स्टॉक, सब कुछ जोड़ा जाता है, जो भी कुछ एग्रीकल्चर के जो है ज़रूरत है फैक्टर बन सकते हैं। ठीक, वेदर इवेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ जोड़ा है, रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको जोड़ा जाएगा। ठीक, और उसमें यहाँ पे बताया गया कि इंडिया, चाइना, ब्राजील, सोवियत रिपब्लिक, यहाँ पे भैया टीएफपी बढ़ रही है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक, इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग टीएफपी आउटपुट है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ये। और अगर देखा जाए हाउएवर लो इनकम कंट्रीज में ऑल एग्रीकल्चर आउटपुट ग्रोथ वो जो है सिर्फ और सिर्फ लैंड यूज चेंज से हो रही है। अच्छा देखो, यहाँ पे जो कम इनकम वाली जो कंट्रीज हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर आउटपुट तो बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने देखा है कि भैया जो खेत है, खेत को और खेत का एरिया उन्होंने बढ़ा लिया। कहाँ बढ़ा लिया? फॉरेस्ट को काट के और जो है जो घास के मैदान है उनको काट के, आपका ग्रासलैंड्स को काट के। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि भैया ये नुकसान करेगा। लेकिन इंडिया की तरफ से जो हो रही है कि हम लोग का क्या एम है कि भैया 33% हमें करना है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, 24-25 के आसपास हैं हम, और फिर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? लैंड यूज चेंज करके कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को जो मैंने समझाया आपको, यहीं से क्वेश्चन बना देगा यूपीएससी, कि सभी में बोल देगा कि सभी के बढ़ रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है, वहाँ पे बढ़ तो रहे लेकिन लैंड यूज चेंज हो रहा है। जो हाई इनकम कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यहाँ तो भैया जी कम हो रही है प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, सिंस अगर 1982 से देखा जाए तो यहाँ पे जो है खाली जो आउटपुट बढ़ा है, ठीक, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी की नहीं बात हो रही। प्रोडक्शन बढ़ा है 36%, तो वो बड़ी है आपकी एफिशिएंट, अच्छी सिंचाई और प्रेसिजन एग्रीकल्चर की वजह से। रिपोर्ट में कुछ उन्होंने सजेशन, सुझाव भी दिए हैं भाई साहब। सुझाव वही है, R&D बढ़ाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, अच्छे से अच्छे बीज और ये सब करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करो, और आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करो, पार्टनरशिप करो, इम्प्रूव न्यूट्रिशन करो, लोकल रीजनल ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा दो, और पोस्ट हार्वेस्ट, फसल काटने के बाद जो नुकसान होते हैं उनको खत्म करो। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं सुझाव के रूप पे। और हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चंस, जो हम लोग रोज देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए एग्जाम में, वो हम लोग देखते हैं। ठीक, आज़ाद हिंद फौज या फिर आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना संबंधित कुछ उसकी एनिवर्सरी है, तो कुछ कथन दिए गए, कौन से सही आप लोग बताना। आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ हर साल 21 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्या ये सही है कि गलत है बताइए। और इस दिन भारत की पहली इंडिपेंडेंट जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, इसका नाम था आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। ठीक, और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अनाउंस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक, अंतिम, ये क्या बोलते हैं, अनंतम जो है अंतरिम सरकार इसको बोलेंगे, आपकी आज़ाद हिंद फौज के नाम पे सिंगापुर में। और इसके ये खुद जो है हेड ऑफ स्टेट बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे और मिनिस्ट्री ऑफ वॉर बने थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि सारे स्टेटमेंट एकदम सही हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जो है बोस को ये अच्छे एक स्टैंड पे ला दिया था कि वो जापानीज से नेगोशिएट कर पाए थे कि जापानीज के साथ में मिलके भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ से जो है ब्रिटिशर्स पे हमला करने के लिए, और जापान को उन्होंने राजी कर लिया था, मोबिलाइज करने के लिए, मदद करने की जो है उन्होंने राजी करा लिया था कि इंडिया ईस्ट इंडिया एशिया से ज्वाइन करेंगे और सपोर्ट करेंगे किसको, इंडियन नेशनल आर्मी को, INA को। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका एक क्वेश्चन, एक आप लोगों ने नंबर सुना होगा, ISIN। ठीक, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर नहीं सुना है तो पढ़ लो, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, क्योंकि इस तरीके के एक दो क्वेश्चन आते हैं जो किसी को नहीं आते। अगर आप लोगों ने कर लिया और हमने कोशिश करी कि आप लोग को ऐसी चीज़ें पढ़ाई पहुंचा सके जो और लोग न कर पाए, तो कट ऑफ में पता है कितना डिफरेंस होता है, 0.34 से लोग कट ऑफ से रह जाते हैं। तो आप लोग आगे रहें, इसलिए वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। नहीं आता तो आप पढ़ लो भाई, पढ़ाया तो जा रहा ना। एक नंबर होता है ISIN जो कि 18 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, मतलब इसमें ABCD भी होती है और 1 2 3 4 भी होता है, और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक सिक्योरिटी नंबर को, बताता है ये कि ये किस लेवल की सिक्योरिटी है किसी प्रोडक्ट की। तो इसमें इसका यूज किया जाता है कई सारे कारणों की वजह से। क्लियरिंग और सेटलमेंट, मान लीजिए कोई सामान आ रहा है, उसमें ऊपर देख लिया अच्छा ISIN नंबर ये इतना है, तो हम उस पर कितने लेवल का इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो इससे क्लियरिंग और सेटलमेंट करने में आसानी हो जाती है। ISIN कोड जो होता है ये ओनली
कॉमन सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक, तो यहां पर देखिए जो है 16 डिजिट का, सॉरी 12 डिजिट का होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन तोड़िए और ज्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।